हे गाइस, वेलकम टू ऑल। तो आज हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस के बारे में, जो कि काफ़ी नॉर्मल वे में आपकी नॉर्मल लाइफ में आपको देखने को मिल जाता होगा। और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी टाइफाइड के बारे में, तो उसी से कुछ मिलता जुलता सा एक टॉपिक है। और इसके टाइप्स के बारे में हम जानेंगे और ये क्या है और ये कैसे अफेक्ट करता है हम लोगों को, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को इसी के साथ। तो पहला जो है वो है व्हाट इज़ वायरल हेपेटाइटिस। ये वायरल हेपेटाइटिस क्या है? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वायरल हेपेटाइटिस इज़ अ सिस्टमिक डिजीज़ विथ प्राइमरी इन्फ्लेमेशन। अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि ये प्राइमरी इन्फ्लेमेशन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? प्राइमरी इन्फ्लेमेशन के बारे में बात कर रहा है। ऑफ द लीवर बाय एनी वन ऑफ अ हेट्रोजीनियस ग्रुप, या तो किसी हेट्रोजीनियस ग्रुप के द्वारा या किसी हेपेटोट्रॉपिक वायरस के द्वारा। तो ये जो है एक डेफिनेशन है एक तरीके से, वायरल हेपेटाइटिस इज अ सिस्टमिक डिजीज विथ प्राइमरी इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर बाय एनी वन ऑफ अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ हेपेटोट्रॉपिक वायरस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी चीज़ की। तो दूसरे में क्या है, हेपेटाइटिस वायरसेस क्या क्या हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो है पहला तो है हेपेटाइटिस ए, दूसरा है हेपेटाइटिस बी, तीसरा है हेपेटाइटिस सी, डी, ई और हेपेटाइटिस एफ और जी। एक्चुअली में हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई तो आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एफ और जी रेयर केस में ही पॉसिबल हो पाते हैं। चलिए देखते हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में, जो कि HIV हम लोग कह देते हैं। और ये जो चीज़ है ये 1973 में पता लगाया गया था इसका। हेपेटाइटिस बी जो है वो 1970 में। हेपेटाइटिस सी जो है वो HCV कहलाता है और ये 1988 में पता लगाया गया था। अच्छा, उसके बाद हेपेटाइटिस डी की बात करेंगे तो 1977 में पता लगाया गया था। हेपेटाइटिस ई की बात करेंगे तो ये 1983 में। हेपेटाइटिस एफ की बात करेंगे तो नॉट सेपरेट एंटिटी इसकी कोई नहीं है, लेकिन म्यूटेंट ऑफ वी वायरस के साथ ये म्यूटेंट हो जाता है। हेपेटाइटिस जी की बात करेंगे तो ये 1995 में आया था या पता लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की चीज़ें। अब यहाँ पे आपको एक बढ़िया सा चार्ट दिख रहा होगा जिसमें वायरल हेपेटाइटिस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स के बारे में बताया गया है। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ए और ई। ए क्या है? एक इन्फेक्शियस थी मान लीजिए, और ई क्या है? एंटेरिकल ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे जो है वायरल हेपेटाइटिस, अब ए ई ऊपर हैं, बी डी नीचे हैं और सी जी आपको दिख रहे होंगे। तो ये हेपेटाइटिस के टाइप हैं ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि कैसे क्या क्या, कैसे पहले इन्फेक्शियस हुआ, फिर उसके बाद वायरल हुआ, फिर कहाँ से सीरम आया, ठीक है ना, फिर कहाँ से जाके ये जो है ट्रांसमिट हुआ। तो ये सब इस चार्ट में एक तरीके से बताया गया है कि किसका कितना महत्व है और कितने चीज़ों में ये एडजस्ट हुआ है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ नई चीज़ों की, जैसे कि टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए एक टेबल यहाँ पे आपको दिख रही होगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे A, B, C, D, E जो है टाइप्स बताए गए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस ए कह सकते हैं, हेपेटाइटिस बी कह सकते हैं, हेपेटाइटिस सी कह सकते हैं, डी कह सकते हैं, ई कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इस टेबल में जो है एक चीज़ अच्छी बताई गई है, वो ये है कि सोर्स ऑफ वायरस क्या है। यहाँ पे सोर्स ऑफ वायरस क्या है, यहाँ पे रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यहाँ पे क्रोनिक इन्फेक्शन क्या है, और यहाँ पे प्रिवेंशन क्या है। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे कि हेपेटाइटिस ए में क्या है, सोर्स ऑफ वायरस क्या है, फीसिस। ठीक है, बी में क्या है, ब्लड ड्राइव बॉडी फ्लूइड्स, सॉरी। उसके बाद सी में क्या है, सोर्स ऑफ वायरस ब्लड ड्राइव फ्रॉम बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, सेम। तो डी में भी सेम है। ई में क्या है, फीसिस। अब मेन मुद्दा ये है कि सोर्स ऑफ वायरस कहाँ से आता है। तो वो यहाँ पे बताया गया है कि ए में फीसिस से आता है, बी में कहाँ से आता है, बॉडी फ्लूइड से आता है, सी में भी और डी में भी, और ई में फीसिस से आता है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो यहाँ पे फीको ओरल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है परक्यूटेनियस, पर म्यूकोजल से, ठीक है। उसके बाद आता है, सब में सेम है। उसके बाद ई में जो है फीको ओरल है। उसके बाद क्रोनिक इन्फेक्शन की बात करेंगे, इसमें होता है कि नहीं होता, तो ए में नहीं होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, नो है, ठीक है। उसके बाद बी की बात करेंगे तो यस, इसमें होता है। सी की बात करेंगे तो इसमें भी होता है। और अगर डी की बात करेंगे तो इसमें भी यस होता है। ई की बात करेंगे तो नहीं, इसमें नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे नो लिखा है। प्रिवेंशन कैसे करनी वो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्री पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन देना होता है। प्री पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन, ब्लड डोनर स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ती है, किसमें, हेपेटाइटिस बी में। तो ये टेबल आपको याद रखनी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से,
और किस में क्या क्या सोर्स है, रूट क्या है, क्रॉनिक इन्फेक्शन क्या है और प्रिवेंशन कैसे करनी है, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एचआईवी की। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, ये एक फ़ोटो आपको दिख रही होगी यहाँ पे सामने, ये स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है इस फोटो में कि कैसे एचआईवी दिखता है या होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में। हेपेटाइटिस ए वायरस क्या है? नेक्ड आरएनए वायरस, ठीक है ना। इसका जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बारे में देखेंगे कि रिलेटेड टू एंटेरो वायरसिस फॉर्मली नोन एज द एंटेरो वायरस 72। कैसा है? फॉर्मली कैसा है यहाँ पे? फॉर्मली नोन एज अ एंटेरो वायरस 72 के हिसाब से दिखता है, ठीक है। नाउ पुट इट्स ओन फैमिली हेपेटोवायरिडिया। अच्छा, वायरस के भी काफ़ी सारे प्रकार हैं। अगर आपने 12th क्लास में एनसीईआरटी पढ़ी हो तो उसमें वायरस के कई सारे नाम दिए हुए हैं। वायरॉइड्स दिया हुआ है, ठीक है, वायरसिस दिया हुआ है और वायरिडाई दिया हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वायरस के अंदर भी। एक वायरस पूरा चैप्टर है एक तरीके से, तो हम वायरस के चैप्टर को भी लेके आएंगे जल्दी ही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वन स्टेबल सीरोटाइप ओनली होता है ये, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू ग्रो इन अ सेल स्ट्रक्चर, कहाँ? ये सबसे मेन लाइन है कि डिफ़िकल्ट टू ग्रो इन अ सेल स्ट्रक्चर, प्राइमरी मार्मोसेट सेल कल्चर एंड ऑल्सो इन विवो। इन विवो मतलब एक दो चीज़ें की होती हैं, एक इन विवो होता है, एक इन विट्रो होता है। तो ये भी अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो उसमें ये चीज़ दी गई है कि इन विवो और इन विट्रो क्या क्या होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 4 जीनोटाइप एग्जिस्ट करते हैं इसमें। कितने जीनोटाइप? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 जीनोटाइप एग्जिस्ट करते हैं इसमें, बट इन अ प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ देम आर ग्रुप 1। कहाँ से होते हैं? ग्रुप 1 से होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेपेटाइटिस रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या है, यानी कि रेजिस्टेंस मतलब रुकावट क्या है। रेजिस्टेंस टू इनएक्टिवेशन बाय हीट एट 60 डिग्री। कितना? हीट एट 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फॉर 1 आवर ईथर एंड एसिड एट pH 3। कौन से लेवल पे? pH 3 के लेवल पे। कौन से लेवल पे? pH 3 के लेवल पे। अब इनएक्टिवेटेड बाय बॉइलिंग फॉर 1 मिनट 1:4 का आएगा, ठीक है। ये रेशियो आपको याद रखना है। कितना रेशियो आएगा? 1:4000, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड एट 37 डिग्री सेल्सियस एट 72 आवर्स एंड क्लोरीन ऑफ 1 ppm। अब यहाँ पे जिसको ppm का मतलब नहीं मालूम, मैं आपको बता देता हूँ कि ppm जो होता है वो पार्ट्स पर मिलियन होता है, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से क्लोरीन 1 ppm है या होता है एट 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 30 मिनट्स, यानी कि आधे घंटे के लिए। नॉट अफेक्टेड बाय एनायनिक डिटर्जेंट्स, कोई इफेक्ट नहीं होता है। सर्वाइव्स प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज एट 4 डिग्री सेल्सियस और बिलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वायरस ट्रांसमिशन के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है एक बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे वायरस ट्रांसमिशन के बारे में देखेंगे तो क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद कंटेमिनेटेड फूड वाटर के हिसाब से, ठीक है। ब्लड एक्सपोजर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आ गई हैं। अब क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट क्या क्या होते हैं? जैसे कि हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट होना, सेक्स कॉन्टैक्ट होना, चाइल्ड डे केयर सेंटर्स में, ठीक है, वहाँ पे होना कॉन्टैक्ट। कंटेमिनेटेड फूड वाटर में जैसे इन्फेक्टेड फूड हैंडलर्स, रॉ शेल फिश, ठीक है। ये मैंने आपको वहाँ पे बताया था, टाइफॉइड के अंदर भी बताया था। अब ब्लड एक्सपोजर क्या क्या होता है? ये रेयर केस में होता है, इसलिए यहाँ पे आपको बताया गया है ये रेयर में है। इंजेक्टिंग ड्रग यूज ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो ये मेथड होते हैं ट्रांसमिशन के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ एचआईवी, ठीक है। क्या क्या है? अब एचआईवी इन्वेड टू ह्यूमन बॉडी बाय फीकल ओरल रूट, मल्टीप्लाइज इन द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम एंड रीचेस द लीवर बाय हेमेटोजेनियस स्प्रेड, ठीक है ना। तो ये एक डेफिनेशन या फिर वो मान सकते हैं कैसे इस तरीके से पहुंचता है, किस रूट से ये पहुंचता है और कहाँ मल्टीप्लाई होता है। आफ्टर 1 वीक के बाद द एचआईवी रीच लीवर सेल्स, कहाँ? लीवर सेल्स, यानी कि यकृत में, यकृत बोलते हैं लीवर को, यकृत में पहुंच जाता है, ठीक है ना। द एचआईवी रीच लीवर सेल्स रेप्लिकेट विथ इन, वहीं पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। देन एंटर इंटेस्टाइन, कहाँ पे? इंटेस्टाइन में एंटर करता है विद बाइल एंड अपीयर इन फीसिस, और फीसिस में आपको देखने को उसका प्रभाव देखने को मिल जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है, जो कि याद रखने वाली चीज़ है, वो है 2 to 6 वीक्स। कितना? 2 to 6 वीक्स। आगे देखते हैं कि हैव एचआईवी रेप्लिकेटिंग एंड डिस्चार्जिंग लीवर सेल्स डैमेज बिगिन, स्टार्ट हो जाते हैं लीवर सेल जो है वो डैमेज होना, यानी कि टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। एनिमल एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट इम्यून कॉम्प्लेक्स में अटेंड द पैथोजेनेसिस ऑफ एचआईवी, कॉम्प्लीमेंट लेवल रिड्यूस हो जाता है। द पैथोजेनेसिस में भी फॉलोइंग क्या क्या होता है? एक्टिवेटेड टी सेल्स सीक्रेट्स गावा इंटरफेरॉन, ठीक है ना। उसके बाद
दैट प्रमोट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ HLA, ठीक है ना, ऑन द लीवर सेल्स। द CTL में किल द टारगेट सेल इन्फेक्टेड विद द HAV, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है। एक्टिवेट क्या होता है, T सेल, ठीक है ना, वे सीक्रेट क्या करते हैं, गामा इंटरफेरॉन। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखने वाली होगी क्योंकि ये अंडरलाइन है, यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस कैसा होता है और क्या क्या उसके चीज़ें हमें मिलती हैं। तो हेपेटाइटिस बी वायरस कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे एक फ़ोटो है, आपको दिख रहा होगा। तो आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ HBV क्या क्या है। अ मेंबर ऑफ हेपेडना वायरस ग्रुप सर्कुलरली पार्शली डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। रेप्लिकेशन इन्वॉल्व्स अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का रेप्लिकेशन होता है। एंडेमिक इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, कहाँ, ह्यूमन पॉपुलेशन पे होता है, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर होता है। एंड हाइपेरेंडेमिक इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अ नंबर ऑफ वेरिएंट्स, इट हैज़ नॉट येट बीन पॉसिबल टू प्रोपोगेट द वायरस इन अ सेल कल्चर, अभी तक कोई भी इसका पॉसिबल प्रोपोगेशन नहीं हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर कैसा दिखता है वो यहाँ पे एक फ़ोटो में आपको दिखाया गया है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे रेडी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वायरस का दूसरा एक फ़ोटो यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें भी एक और नॉर्मल तरीके से स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि हाँ कुछ इस तरीके से और भी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेप्लिकेशन को। तो रेप्लिकेशन क्या क्या है, यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रही होंगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, RNA RNA इंटरमीडिएट और इंटीग्रेशन। ये चीज़ें आपको नॉर्मली आपने 12th क्लास में NCERT में पढ़ी होंगी, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, पता ही लग गया होगा, RNA इंटरमीडिएट होता है, ठीक है ना, उसके बाद इंटीग्रेशन होता है। तो ये आप पढ़ के और अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पैथोजेनेसिस एंड इम्यूनिटी। वायरस एंटर हेपेटोसाइट्स विया ब्लड, ठीक है ना। इम्यून रिस्पॉन्स साइटोटॉक्सिक T सेल्स टू वायरल एंटीजेंस एक्सप्रेस्ड ऑन हेपेटोसाइट सेल सरफेस रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लिनिकल सिंड्रोम। 5% बिकम क्रोनिक कैरियर्स, ठीक है। हायर रेट ऑफ हेपेटोसेलुलर CA इन क्रोनिक कैरियर्स, ठीक है ना। ये जो चीज़ है ये पैथोजेनेसिस है, इसे आपको याद रखना होगा। अपने तरीके से आप बना सकते हैं या फिर यहाँ से भी आप पॉइंट ले सकते हैं। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी लाइकली कन्फर्म्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, IgG anti-HBS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब एक फ़ोटो की, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो फ़ोटो आपको दिखाई जा रही है ये हैप बेस्ट के नाम से आपको मिलेगी। वैसे तो इसका जो नाम दिया गया है वो टेनोफोबिर दिया गया है, ठीक है। तो ये काम करती है और इसको जो है यूज़ किया जा सकता है। 25 mg इसकी पावर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या है, देखिए यहाँ पे परक्यूटेनियस है जो कि मैंने बताया था, परम्यूकोसल है जो कि आप जानते हैं, जो अपने पिछले में पढ़ा हुआ है। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या है देखते हैं। इंजेक्टिंग ड्यूरिंग ड्रग यूज़ होता है इसका भी। बी का हेपेटाइटिस बी के बारे में बात कर रहे हैं। ऑक्यूपेशनल हाउस होल्ड वही सेम। परम्यूकोसल भी सेक्स विद इन्फेक्टेड पार्टनर, बर्थ टू इन्फेक्टेड मदर और हाउस होल्ड एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टेबल 1 स्टैंडर्ड वैक्सीनेशन क्या क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बारे में मैं कुछ आपको नहीं बताऊंगा, बस यहाँ पे ये है कि आप याद रखें अडल्ट ओवर एज कितना 20 और फॉर पेशेंट्स और हीमोडायलिसिस जो है उनके लिए कितना, तो यहाँ पे ये दे रखी है, यहाँ पे आप दे सकते हैं टेबल 1 को, ठीक है। तो ये टेबल 1 आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में। तो सी क्या है उसका एक छोटा सा यहाँ पे इंट्रो फोटो के द्वारा बताया गया है। अब देखते हैं ये क्या है। हेपेटाइटिस सी इज़ अ डिजीज़ दैट कॉज इन्फ्लेमेशन। अब यहाँ पे क्या है, कॉज इन्फ्लेमेशन, क्या कॉज करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। एंड इन्फेक्शन ऑफ द लीवर, और लीवर में इन्फेक्शन, और लीवर में इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी वो पीछे चली गई थी स्लाइड। उसके बाद बात करेंगे इसमें आगे कि दिस कंडीशन डेवलप्स आफ्टर बीइंग इन्फेक्टेड विद द हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है ना। उसके बाद हेपेटाइटिस सी क्रिएट हो जाता है। कैन बी आइदर एक्यूट और क्रोनिक, या तो एक्यूट होगा या क्रोनिक होगा, ठीक है ना। अनलाइक हेपेटाइटिस ए एंड बी देयर नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस सी। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
आप लोगों के लिए, ठीक है ना, कि यहाँ पे कोई भी वैक्सीन हेपेटाइटिस सी के लिए नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नॉर्मल लीवर दिखाया गया है और हेपेटाइटिस सी डैमेज लीवर भी दिखाया गया है। तो ये चीज़ आपको देखनी चाहिए फ़ोटो में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, जो कि आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका फ्लो चार्ट। नॉर्मल लीवर कैसा होगा? नॉर्मल लीवर के हिसाब के बाद एक्यूट इन्फेक्शन होगा, 80% क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाएगा आपको लगभग। फिर क्रोनिक हेपेटाइटिस क्या करेगा? 30% चिरोसिस, ठीक है ना, लीवर फेलियर होगा, डेथ हो जाएगी यहाँ पे। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? 1 to 4% IR बच जाएगा। ट्रांसप्लांटेशन कराएंगे तो 100% री इन्फेक्शन हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है और यहाँ पे भी लास्ट में डेथ ही लिखी है। तो यहाँ पे ये चीज़ और यहाँ पे ये चीज़, दोनों चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए, लास्ट में डेथ के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डायग्नोसिस एक्यूट, क्लियर और क्रोनिक HCV। वही मैंने आपको बताया था डायग्नोसिस क्या है, एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है ना, क्या क्या टेस्ट होते हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है ना। वायरल लोड टेस्ट होता है एक तो, ठीक है ना, ALT, यहाँ पे एक ALT टेस्ट होता है, ठीक है ना, एलेनाइन अमीनो ट्रांसफेरेज अ लीवर एंजाइम, ठीक है ना। तो ये टेस्ट आपने नॉर्मली सुने होंगे क्योंकि लोग करवाते हैं, तो आप रिपोर्ट में अपनी जनरल लाइफ में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट के बारे में कुछ खास यहाँ पे, रेबाविरिन आल्सो नोन एज द ट्राइवेरिन इज एन एंटीवायरल मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट RSV, ठीक है ना, इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस C एंड सम वायरल हेमोरेजिक फीवर्स फॉर हेपेटाइटिस C. It is used in combination with other medications such as साइमेप्रेविर, सोफोस्बुविर, ठीक है ना, अल्फ़ा-2b, ठीक है, पेंजेंटेरफेरॉन भी यहाँ पे अल्फ़ा-2b यूज़ करते हैं। कोशिश पूरी है। आगे हेपेटाइटिस D के बारे में देखेंगे तो ये नॉर्मल सी पिक्चर आपको दिखाई गई कार्टून एनिमेशन के द्वारा कि क्या हाल होता है हेपेटाइटिस D के आने पे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। तो यहाँ पे सीरियस लीवर डिजीज़ कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस D से वायरस, ठीक है ना। हेपेटाइटिस D ओनली अकर्स अमंगस्ट पीपल हु आर इन्फेक्टेड विद द हेपेटाइटिस D। उन्हीं को होता है जो हेपेटाइटिस B से इन्फेक्ट होते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। उसके बाद एट्रिक्स पॉपुलेशन, ठीक है ना। एट्रिक्स पॉपुलेशन क्या है? एट्रिक्स पॉपुलेशन इंक्लूड इंट्रावेनस ड्रग्स अब्यूज़र एंड मैन हु हैव सेक्स विथ मैन। तो यहाँ पे आपको बातें समझ में आ गई होंगी, इस बोलने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेपेटाइटिस D के वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बताया गया है, या आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से रेडी कर सकते हैं और बार बार प्रैक्टिस करिए, स्ट्रक्चर को बना के देखिए। आगे बढ़ते हैं और हेपेटाइटिस D वायरस मोड्स के बारे में। फिर से वही मोड्स ऑफ HDV ट्रांसमिशन आर सिमिलर टू दोज ऑफ HBV, सेम होता है HBV की तरह। परक्यूटेनियस एक्सपोजर, सेक्सुअल ट्रांसमिशन और प्रीनेटल HDV ट्रांसमिशन इज रेयर केस में ये होता है। आगे बढ़ते हैं और क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं? को इन्फेक्शन यहाँ पे बताया गया है और सुपर इन्फेक्शन। सबसे बड़ी बात होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि दो मेजर चीज़ें क्या हैं, उसके अंडर क्या आता है वो बाद में। अब जैसे यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे तो को इन्फेक्शन में सीवियर एक्यूट डिजीज आती है, लो रिस्क ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन आता है। सुपर इन्फेक्शन की बात करेंगे तो यूजली डेवलप क्रोनिक HDV इन्फेक्शन, हाई रिस्क ऑफ सीवियर क्रोनिक लीवर डिजीज, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखनी है, एक तो को इन्फेक्शन, दूसरा सुपर इन्फेक्शन। आगे बात करते हैं डायग्नोसिस। 3 सेरोलॉजिक में मार्कर्स अवेलेबल होते हैं। हेपेटाइटिस A टोटल, हेपेटाइटिस A IgM, हेपेटाइटिस A IgG। तो 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, A टोटल, A IgM, A IgG। फर्स्ट टेस्ट अवेलेबल सिंस 1978 में हुआ था, नो एंटीजन टेस्ट हुआ था, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इज सिमिलर फॉलोइंग वैक्सीनेशन और वाइल्ड टाइप इन्फेक्शन। इंक्यूबेशन टाइम हमेशा याद रखें आप, 7 to 28 डेज होता है। हेपेटाइटिस A की डायग्नोसिस की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। हेपेटाइटिस D की प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं तो प्री और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस टू प्रिवेंट द HBV इन्फेक्शन। HBV और HDV सुपर इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे तो एजुकेशन टू रिड्यूस रिस्क बिहेवियर्स अमंग पर्सन विद क्रोनिक HBV इन्फेक्शंस। तो ये को इन्फेक्शन और सुपर इन्फेक्शन मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, फिर से वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। हेपेटाइटिस C जो कि सबसे लास्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये फोटो यहाँ पे कुछ दिखाई गई है, जो कि फ़ोटो से पता चलता है क्या क्या कितना क्रोनिक और कितना खतरनाक है। तो देखते हैं आगे। हेपेटाइटिस E इज़ अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स योर लीवर डायरेक्टली, लीवर को यानी कि आपकी यकृत को ख़राब करता है। इट कैन कॉज योर लीवर टू स्वेल अप, स्वेलिंग भी हो जाती है, और जब स्वेलिंग हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि कितना खतरनाक हो सकता है।
तो मोस्ट ऑफ द पीपल विथ हेपेटाइटिस ई गेट बेटर विद इन अ फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स, ठीक है, फ्यू डेज नहीं, फ्यू मंथ्स। यूजली इट डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म इलनेस और लीवर डैमेज लाइक सम अदर फॉर्म्स ऑफ हेपेटाइटिस डू। इसमें नॉर्मली आप ठीक हो सकते हैं फ्यू मंथ्स में, बट हेपेटाइटिस ई कैन डेंजरस फॉर प्रेग्नेंट। किसके लिए डेंजरस होता है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये नॉर्मल सी जनरल लॉजिक है। जब आप डॉक्टर बन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस ई डेंजरस हो सकता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और एनीवन विथ वीक इम्यून सिस्टम, और जिसका वीक इम्यून सिस्टम है उसके लिए, और जो या फिर पहले से इल है जैसे एल्डरली पीपल होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिम्टम्स क्या क्या हैं। यहाँ पे दिए हुए हैं, नोजिया वॉमिटिंग होती है, पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, आपको पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम होगा, वॉमिटिंग होगी, येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आइज, इंटॉक्सिकेशन हो जाएगा, सीवियर वीकनेस और मैं, ठीक है, डार्क यूरिन और ब्लीच्ड फीसिस होंगे आपको, ठीक है ना, डार्क यूरिन होने लगेगी, आपको पता लग जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं सिम्टम्स हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या है। हेपेटाइटिस ई वायरस इज ट्रांसमिटेड मेनली थ्रू द फीकल ओरल रूट ड्यू टू द फीकल कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना। फूड बॉर्न ट्रांसमिशन फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, जूनोटिक ट्रांसमिशन फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, transfusion of infected blood products, vertical transmission from a pregnant woman to her fetus. HIV in shellfish is from sewage contaminated water and also poor sanitation के हिसाब से भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस ई क्या क्या है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर में लीवर दिखाया गया है, ई हेपेटाइटिस ई होते हुए दिखाया गया है, और प्रिवेंशन क्या क्या है वो आपको साइड में बताया गया है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्वारंटाइन जो है गुड पर्सनल हाइजीन रखना है, फुल रेस्ट लेना है, ड्रिंक अ लॉट, पानी ज़्यादा पीना है, लीड अ हेल्थी लाइफस्टाइल, एक अच्छे लाइफस्टाइल को आपको लीड करना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन होना बहुत ज़रूरी है। हेपेटाइटिस ए अमंग द वायरस हेपेटाइटिस डिजीज़ दैट वी हैव इज़ अ वेरी माइल्ड डिजीज़ जनरली कॉजिंग फीवर, ठीक है, नोजिया होना, जॉन्डिस होना, ये सब आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, तो ये नॉर्मली चीज़ हैं, बस आपको इसको याद रखनी होती हैं हर बार। बट इन जनरल इट इज़ वेरी माइल्ड डिजीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको अंडरलाइन करनी है और याद रखनी है, ठीक है, माइल्ड डिजीज़ होती है। आगे ख़त्म। होप है आप लोगों को समझ में आया होगा हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई के बारे में। काफ़ी सारे इसमें चीज़ें हैं, इसको कैसे कंट्रोल करना है, कितने टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर क्या क्या है, ये सब आपको याद रखना है और आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।